जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, उम्मीद है आप सभी लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम आप लोगों के लिए लेकर फिर आ चुके हैं मैथ्स चालीसा। आज है डे 2, दूसरा दिन है। आज हम यूपीपी के लिए और एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। आज दूसरी क्लास है और इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे लेकिन छोटे छोटे तरीके से सीखते चलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और सवाल को कैसे चुटकियों में उड़ाया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलिए देखिए। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्त, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तथा वापस घर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। इस प्रकार उससे आने जाने में कुल 6 घंटे लगते हैं। कहता है उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पहले देखा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा ना कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो निकालने के लिए कह रहा है वो दूरी ही निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन एक चाल से वो जा रहा है, दूसरी चाल से आ रहा है। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, सापेक्ष चाल क्या होता है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि आप दोबारा कभी ना भूलो। सापेक्ष चाल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए जब एक ही दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब इधर को ए जा रहा है, उधर को ही बी जा रहा है, तब इन दोनों की चाल को हम क्या कर देंगे, घटा देते हैं। अगर इधर की हम इनकी चाल निकालेंगे तो हम कर देंगे ए माइनस बी। ठीक है, मतलब जब एक ही दिशा में कोई चीज जा रही होगी तो चाल को हम माइनस कर देते हैं। अगर ए इधर को जा रहा है और जब बी इधर को आ रहा है, मतलब हम इधर को जा रहे हैं और कोई हमारी तरफ आ रहा है, तो चाल क्या होगी, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तब हम करेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड को हम माइनस कर लेते हैं। एक हमारी तरफ आ रहा है और हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को उड़ा दें। देखिए हमने कहा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, लेकिन हमसे वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, दूरी निकालने के लिए कह रहा है ना। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, इस समय से चाल में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, ये आपको हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं डियर। ठीक है, देखिए उसने दो चाल दिया है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो ऑफिस जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो हमने कहा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सर उधर से जा रहा, इधर से जा रहा है, उधर से वापस आ रहा है, तो हम कर देंगे 4 2 कितना हो जाएगा 6, और समय जो लग रहा है उसको कितना घंटे लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। तो हमने 6 कर दिया। अब 6 से हमारा 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 4 दूना 8 किलोमीटर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत था, हमने तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या किया कि चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे डियर। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे समझने में। जिन क्वेश्चन का आपको जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उसका जवाब आप देते चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा हो या हम नया तरीका से बता रहे हैं उसको आप अपने उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए तो अब रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट है उसे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, चाल दूरी का ही ये भी एक टॉपिक है, लेकिन हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये रही हमारी क्या है, ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक है,
चलिए अब जैसे बन जा रहा है, ये हमारी क्या हो गई, रेलगाड़ी हो गई, है ना, ये हमारी हो गई रेलगाड़ी। अगर ये जो है किसी, देखो ये रेलगाड़ी है हमारी, अगर ये किसी खंभे को पार करेगी, किसको, खंभे को पार करेगी, खंभा हो गया, पोल हो गया, या उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। जब हमारी रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, मतलब बहुत पतली वस्तु को पार करेगी, तो वो केवल अपनी ही दूरी को पार करती है। ठीक है, वो केवल अपनी ही दूरी को पार करती है। ठीक है, लेकिन जब यह रेलगाड़ी जो है हमारी, ये किसी गुफा को पार करती है, ठीक है, किसी गुफा को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्या करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब ऐसी किसी वस्तु को पार करे जो खुद भी क्या हो, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, है ना, तो उसे हम क्या करते हैं, ये अपनी लंबाई को पार तो करे ही करेगी, लेकिन साथ में इसकी लंबाई को भी वो पार करेगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी खंभे को पार करेगी, मतलब बहुत पतली वस्तु को पार करेगी, तो केवल अपनी ही लंबाई को पार करती है, और जब वो किसी गुफा, प्लेटफॉर्म या कोई बहुत चौड़ी वस्तु को पार करेगी, तो वो अपने वस्तु के, अपनी लंबाई के साथ साथ इस जो जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, अब बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बताते हैं आपको, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय ही यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी जा रही थी। रेल जो है हम ट्रेन लिख दे रहे हैं, ये क्या हो रही है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जा रही है, और व्यक्ति जो है उसी दिशा में, एक मैन है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, जिधर को ट्रेन जा रही है उधर ही ये व्यक्ति भी जा रहा है। अभी हमने आपको बताया कि सापेक्ष चाल क्या होती है। वो जैसे आप अपने बाबू को मिलने के लिए बुलाते हो ना, तो स्पीड बहुत तेज रहती है, आप भी उधर को भागते हो, उधर से वो भागते हैं, तो दोनों की स्पीड क्या कर लेते हो, आप जोड़ लेते हो ना। हाँ, तो उसी प्रकार से जब ये देखो, ये ट्रेन भी उधर को जा रही थी, व्यक्ति भी उधर को ही जा रहा था, तो हमने कहा कि सापेक्ष चाल आप हमें बता दो, तो सर एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, मतलब इनको हम माइनस कर देंगे। तो आप जब 62 में से क्या करोगे, 8 को क्या करना है, माइनस करोगे, तो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी उनकी। लेकिन उसने देखो ऑप्शन में कह रहा है कितनी देर में पार करेगा, सारे ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सेकंड में दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज़ आपको यहीं पे फिर बता दे रहे हैं कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो, किस में बनाना हो, नोट करते रहिएगा, मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा, तो हम 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किससे करते हैं, 5/18 से। और जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होता है तो हम गुणा कर देते हैं 18/5 से। तो हमारे सारे ऑप्शन तो सेकंड में हैं, तो इसे हमें किस में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। ठीक है, अब 18 तियाँ कितना हो गया, 54 हो गया, और 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया इसकी चाल। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन फिर से एक बार देखिएगा, कह रहा है कि 120 मीटर लंबी जो है ट्रेन को कितना देर, 120 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी। तो हमने आपको क्या बताया, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आप निकालोगे दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी बटा क्या करोगे, चाल हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, देखिए तो दूरी है, अब पार किसको कर रहा है, एक आदमी को पार कर रहा है। तो हमने आपको अभी इसीलिए बताया कि जब किसी एक पतला आदमी को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, तो वो क्या करेगा, ट्रेन जो है केवल अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो ट्रेन की क्या है, लंबाई जो है कितना है, 120 मीटर है, और इनकी जो चाल आई है वो कितना आई है, 15 मीटर पर सेकंड है। तो 120 को आप जब 15 से भाग दोगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब 8 सेकंड जो है, 8 सेकंड लगेगा आदमी को ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया।
बहुत प्यार से समझा रहे हैं दोस्त, कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहे हैं और आपको तरीका भी बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे जल्दी से कर पाओगे सारी चीज़ें आपको हम साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपके एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि तनिक भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लास में ही समझ में आएगा। और बेस्ट अप्रोच है ना, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो उससे बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। कह रहा है कि स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल तथा धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में कह रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा लिखा है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, देखो तो इसमें भी हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लो कोई एक व्यक्ति है, मतलब पानी जो है स्थिर है, उसमें अगर कोई वस्तु चल रही है, क्या है, कोई वस्तु चल रही है, वो चाहे नाव हो। देखो ये जैसे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया तालाब। ठीक है, तालाब में क्या है, पानी है ऐसे ना, इसमें हमारी क्या है, चल रही है नाव, ये हमारी नाव चल रही है। ठीक है, ये हमारी नाव चल रही है, तो ये जो पानी है इसकी चाल जो है हम क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। ठीक है, y मानते हैं। और जो पानी में चलेगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, कि पानी में कोई भी चीज़ चलेगी तो उसको हम कहेंगे कि इसकी चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और पानी की चाल जो है, धारा जिसको आप स्ट्रीम बोलते हो, धारा की चाल जो है, धारा उसको हम कह दे रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। ठीक है, तो देखिए वही प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका उस केस का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे पानी जिधर को जा रहा है, जैसे ये मान लो इधर को पानी बहता हुआ जा रहा है, इधर को पानी बहता हुआ जा रहा है, और आपकी क्या है, नाव जो है इधर को ही जा रही है। तो अगर पानी भी इधर को जा रहा है और नाव भी इधर को जाएगी तो स्पीड तेज हो जाएगी ना, स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि कुछ गति जो है पानी की होगी और कुछ स्पीड से आप नाव को चला रहे होगे। तो जब एक ही दिशा में जाएगी नाव वाले कॉन्सेप्ट में, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब जो है पानी इधर को बह रहा है और हम उधर से आ रहे हैं, जैसे पानी के विपरीत दिशा में हम तैर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। उसे हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो गया, y कर देते हैं। ठीक है, ये आपका डाउन स्ट्रीम का हो गया, मतलब जब धारा की दिशा में जा रहा है और जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा होगा तो यू हम कह रहे हैं अप स्ट्रीम x माइनस वाई कर दे रहे हैं। यहाँ से हमें जब कभी भी x का मान निकालना होगा, मतलब x हमने क्या बताया कि जो नाव है अगर उसका मान हमें निकालना होगा कि नाव है वो कितना स्पीड से जा रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके उसे क्या कर देना है, देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करके उसे 2 से हमें भाग कर देना है। और जब भी हमें निकालना होगा y का मान, मतलब y क्या है, स्ट्रीम है, धारा की चाल हमें निकालना होगा, तो d माइनस यू बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या कर रहा है कि धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की दिशा, तो जब दिशा में जाएगा तो हमने उसे क्या कहा, d इज इक्वल टू आप मानोगे कितना, धारा की दिशा में, तो d का मान उसने कितना दिया है, देखो धारा की दिशा में x प्लस वाई का मान उसने कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और धारा की विपरीत दिशा में क्वेश्चन आप देखते रहिए, कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है,
इस x प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं, d कह सकते हैं, x माइनस वाई को क्या कह सकते हैं, u कह सकते हैं। हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान के लिए हमने क्या बताया कि इन दोनों को आप जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो 20 12 कितना हो गया, 32। 32 को आप 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब उस नाव की चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसके बाद हमें y निकालना है, तो हमने कहा इन दोनों को आपस में माइनस कर देना और 2 से भाग कर देना। तो 20 में से आपने 12 को माइनस किया, कितना आया, 8। 8 को आप 2 से भाग कर दोगे तो 2 चौकम 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। तो पूरा कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पूरा इतना ही कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम में, इसलिए हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को लिया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होता रहे और आप अच्छे तरीके से भी मिल रही है और आपको टू से 72 से विभाज्य है, तो आपसे पूछ रहा है x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x का आप हमें मान बता दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके भाग लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 485 है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 485x 485x दिया है, 367 दिया है, उसके बाद उसने कहा है 8 और यहाँ पे दिया है y। कह रहा है ये पूरी संख्या जो है 72 से डिविजिबल है, 72 से ये डिवाइड हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि 2y माइनस 3x का आपसे मान पूछ रहा है। तो देखो अब हमने आपको क्या बताया था कि जब हम आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी का रूल आपको सिखा रहे थे, तो हमने आपको ये चीज़ बताया था कि कोई संख्या 72 से कब विभाज्य होगी, 72 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, जब वो 8 और 9 से, 8 नाम कितना हो गया, 72 हो गया। ऐसे छोटे खंड में तोड़ लेते हैं जिससे वो संख्याएं विभाजित हो जाए, उनका गुणनफल उतना आ रहा हो। तो 8 9 कितना हो गया, 72। अगर यह संख्या जो है 8 और 9 दोनों से विभाजित तो हो जाएगी, तो यह पूरी संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी। उसने ऑलरेडी कहा है कि 72 से विभाज्य है, तो वह आपसे पूछ रहा है कि 2y माइनस 3x का मान बता दीजिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, 8 का रूल कहता है कि कोई संख्या 8 से डिवाइड कब होती है। तो हमने आपको पढ़ाते वक्त बताया था प्यारे दोस्त कि किसी भी संख्या के पीछे से 3 अंक, क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो पीछे से 3 अंक जो है अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। आप इसको क्या करोगे, 8 नाम कितना हो गया, 72 हो गया सर, 72 6 78 हुआ। अब y के स्थान पर कितनी संख्या रखें कि 8 से कट जाए। अगर आप 0 रखोगे तो 60, 8 से 60 तो कटेगा नहीं, 1 रखोगे तब भी नहीं जाएगा, 2 रखोगे तब भी नहीं जाएगा, 3 रख रहे हो तो भी नहीं, लेकिन 8 अठाई 64 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब y का मान जो है, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि y का मान जो है 4 रखने पर संख्या कट जा रही है। ठीक है, कितना, 4 रखने पर संख्या कट जा रही है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। लेकिन कंडीशन एक उसने दे दिया है कि x का सबसे छोटा मान आपको लेना है। ठीक है, कि x का सबसे छोटा मान लेना है। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल कहता है वो कहता है कि सारी, एक मिनट रुकिएगा, तो हमने बताया कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल कब होती है, जब सभी संख्या का योग जो है 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या
9 से कट जाती है। लेकिन आप पूरी संख्या को ऐड मत कीजिएगा, सिर्फ आप 9 बनाते हुए चले जाइएगा, पता चल जाएगा। देखिए अब 5 4 कितना हो गया 9, हमने इसको हटा दिया। 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें इसे करना है। देखिए अब 8 7 कितना हो गया 15, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। 19 8 कितना हो गया 27 हो गया। सर 27 जो है 9 से पूरा पूरा तो कट जा रहा है। 27 जो है 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इस यक्ष के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखेंगे? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x का न्यूनतम मान रखना है, सबसे छोटा मान रखना है। तो आप सबसे छोटा मान अगर आप 0 रख दोगे तब भी आपकी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का मान 0 हो गया, y का मान 4 आ गया। तो हमें अब क्या करने की जरूरत है? y के स्थान पर हमने 4 रखा, x का मान 0 मतलब 3 इंटू 0 करेंगे, ये तो 0 हो गया, और 4 गुना क्या हो गया 8। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। हम आपको समझाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा यही मानना है ना कि जब आप हमारी क्लास को देख भी रहे हो, पूरी क्लास को भी देख लिया और अंत में आप ये कह दो कि हमें समझ में नहीं आया, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लगा पा रहे हो तो जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल जो है शेषफल 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो जब वो 7 से विभाजित कर रहा है तो 4 जो है शेषफल बच रहा है। तो अब उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा? तो अब x तो नहीं मानेंगे, हम x मान के लगाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो हमने क्या कहा, 7 से जब वो भाग दे रहा था, क्या कर रहा था 7 से वो जब किसी संख्या में भाग दे रहा था तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा था 4 प्राप्त हो रहा था। तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर लेना, जो इसमें क्या कर देना जिससे भाग दे रहा है और जो आपका शेषफल आया उसको आप ऐड कर लेना। तो 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। अगर 11 में वो 7 से भाग देगा तो 4 आपका शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। अब कह रहा है उसी संख्या का वर्ग, मतलब 11 का हमें करना है वर्ग, और उसको हम जब 7 से भाग देंगे, पूछ रहा है तब कितना शेष बचेगा। देखिए एक नया तरीका आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। अब आप इसको 11 गुणे 11 डायरेक्ट गुणा मत कीजिएगा, ठीक है, आप यहीं से भी इसका आंसर भी निकाल सकते हो। 7 से जब आप 11 में भाग दोगे तो 7 एकम 7 कितना बचा 4, फिर 11 में भाग दोगे कितना बचा 4, और इस 4 चौका कितना हो गया 16। अब 16 में जब आप फिर 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा 2 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे कर लेना, 11 ग्राम में कितना हो गया 121। 121 को आप जो है 7 से भाग देकर चेक कर लेना, फिर भी आपका 2 ही क्या होगा शेष आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तरीका तो हम बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओ प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उनको भी क्या करते हैं अच्छे तरीके से निपटारा करने का प्रयास करते हैं। जो तरीका आप जानते हो, अगर आप धैर्य धारण करके अच्छे तरीके से क्लास को देखोगे तो जितना टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता था प्यारे दोस्त, उससे कहीं ज्यादा तेज गति से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात जो है 5:1 है। यदि उसकी आय में 10% तथा व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज आपको बता रहे हैं, आप उसे देखिए कि जो किसी व्यक्ति की आय होती है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर हम क्या कहते हैं जितना व्यक्ति ने खर्चा किया हो। ठीक है, जितना व्यक्ति ने खर्चा किया हो और जितना उसने बचाया हो, है ना, उसी को हम जब ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा आय हो जाता है। जैसे आप जो है 100 रुपए कमाए, है ना, आय आपको ना पता,
आपने 40 खर्चा किया, 60 आपने बचा लिया, तो आप टोटल कितना रुपया था? 100 रुपया था। तो वही होता है आय, इनकम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आय बराबर क्या हो गया? व्यय प्लस बचत के हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो क्या कह रहा है, व्यय और बचत का रेशियो जो दिया है वो व्यय जो कर रहा है 5 रेशियो में कर रहा है और बचत जो कर रहा है 1 रेशियो में कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत खूबसूरत सा तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अब इनका जो होगा आय होगा तो इन्हीं दोनों को ऐड करके ये आया होगा 6, है ना। लेकिन 6 का अभी आप परसेंट में निकालने जाओगे तो दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल जीरो हम अपने तरफ से इन दोनों में क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इधर भी ऐड कर लिया, कोई मतलब नहीं ना, कट जाएगा वही आएगा। अब क्या कर रहा है, इस पे वो कर रहा है कि 10%, एक मिनट हम देख लें क्या कर रहा है। हाँ, इनकम पे क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दे रहा है और व्यय पर जो कर रहा है वो कितने की, 20% की कमी कर दे रहा है। ठीक है, 20% की कमी कर दे रहा है। यहाँ पे 10% बढ़ा दे रहा है और यहाँ पे 20% की कमी कर दे रहा है। तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 600 रुपया पहले था, उस पे वो क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर दे रहा है। 10% का मतलब क्या करोगे, 110 बटे क्या निकालोगे, 100 निकालोगे। डबल जीरो से आपने डबल जीरो कट कर दिया, 11 छंगे कितना हो गया, 66 हो गया, 1 जीरो। मतलब पहले उसकी आय जो है, इनकम जो है वो 600 रुपया थी, जब 10% उसने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 660 रुपया हो गया। लेकिन व्यय में उसने क्या किया है कि 20% की कमी कर दी है। ठीक है, 20% की कमी, तो कमी का मतलब क्या लिखोगे आप, उस पे कितना 20% की कमी कर दिया है ना। तो इसे अब क्या करोगे, अब आप डबल जीरो से इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। एक मिनट रुक जाइए, इसमें भी क्या किया है वो 20% की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, दोनों में वृद्धि किया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, 20% की वो अपने व्यय में 20% की वृद्धि किया है। तो 20% का मतलब हो जाएगा 500, उसी प्रकार से करोगे 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। 12 पंजे कितना हो गया, 60, 600 हो गया। अब देखो 20% की जब वो वृद्धि कर दिया है तो उसका कितना आ गया है, व्यय जो है वो आ गया है 600 रुपया। अब आपको अगर यहाँ पे बचत निकालना है, वो 660 रुपए कमाता था, 600 रुपया खर्चा कर देता था, तो बचत उसकी कितना होती थी, 60 रुपए होती थी। 660 में से हमने 600 को माइनस कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि अब उनके बचत का क्या निकालना है, कि उनकी बचत अब उसका परसेंट कितना बचत हो रहा है। तो देखो पहले वो 100 रुपए बचाता था, अब वो क्या कर रहा है, 60 रुपए बचा रहा है। तो कमी कितने की आई, कमी आ गई 40 की। कमी किस पे आई है, 100 रुपए पर आई है। पहले 100 बचाता था, अब 40 बचा रहा है, 100 पे कमी आ गई। परसेंट के लिए आप 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 40% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 40% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, इतना इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हो, लेकिन हमने आपको क्या किया है कि समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जब भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर है ना एंड सेविंग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इनको इस मेथड से करिएगा, आप बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 1.6 कह रहा है, मतलब 1.6 और कह रहा है 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 का तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको रूल पता है तो आप लगा लोगे, नहीं तो आप छोड़ के भागना ही पड़ेगा, है ना। देखो कह रहा है कि 1.6 और कह रहा है 3.6 का आपको निकालना है मध्यानुपाती, है ना। हम लिख दे रहे 2, मतलब मध्यानुपाती निकालना है। और उसके बाद उसने कहा है 5 और 8 का निकालना है आपको तृतीयानुपाती। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको करने का भी तरीका हम आपको लाजवाब बताएंगे। देखो इनका निकालना है हमें मध्यानुपाती, तो जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना होता है तो उन्हीं दो संख्याओं का हम रूट ले लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने कहा इसका रूट का मतलब क्या हो गया, हमने लिखा 1.6,
और गुणे हमने क्या किया 3.6। ठीक है, अब इसको आप ऐसे करना, ध्यान से देखिएगा, 1.6 को आप क्या लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो आप लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बटे 10 कर दोगे, यहाँ से भी हटाओगे बटे 10 कर दोगे। अब गुणा मत करने बैठ जाओ, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। 16 का अगर जब आप रूट निकालते हो तो कितना आता है बाहर, 4 आता है, और 36 का निकालते हो तो 6 आता है, और इस 2 10 का अगर 100 का निकालोगे तो आपका सामने कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप इसे कट कर दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 4 तिया कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया 5 आ गया। अब हमें निकालना है तृतीयानुपाती, तो जब भी हमें तृतीयानुपाती निकालना होता है तो लास्ट वाली संख्या का हम डबल करके पहली संख्या से भाग कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया सर 8 गुणे 8 बटे हमें क्या करना है 5 करना है। तो यहाँ पे हम आए 8 गुणे क्या कर दिया 8 बटे क्या हो गया 5 हो गया, 5 से हमारा क्या हो गया 5 कट गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसे हमने कर दिया 3, 8 दूनी 16, 3:16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें समझाना पड़ रहा है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, अगर समझाना नहीं होता तो डायरेक्ट इन क्वेश्चनों का आंसर हो जाता है। प्यारे दोस्त, आई बात समझ में? तो अब आपको जब भी मध्यानुपाती निकालना है दोनों संख्या का आप रूट ले लेना, जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना है तो दूसरी संख्या का आप डबल कर देना, मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना और पहली संख्या से भाग कर देना। आपका आंसर आपके सामने चमकता झलकता खूबसूरत सा नजारा वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार जो है 30 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम आपको बेसिक मेथड से बताएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन हमें टाइम तो यही बचाना है ना, हमें टाइम ही तो बचाना है। देखिए बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 31 छात्र का औसत भार कितना दिया है उसने, 31 छात्रों का औसत भार क्वेश्चन ने दिया है कि 31 छात्र हैं तो उनका औसत भार जो है वो 30 किग्रा है। कितना है 30 किग्रा है। कह रहा है कि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो पहले 31 लोग थे, अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया, तो अब कितने लोग हो गए 32 लोग हो गए। लेकिन जब वो अध्यापक को शामिल कर ले रहा था तो 500 ग्राम की जो है कमी हो जा रही थी, और यहाँ पे कितना दिया है 30 किलोग्राम दिया है ना, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो वो क्या करोगे 500 मतलब क्या है आधा, है ना, आधा किलो है ना, ऐसे तो करोगे तो आधा किलो का मतलब क्या हो गया 1/2। अब इनको आपस में क्या कर दो गुणा, तो 32 का 1/2 मतलब करोगे 32 गुणे 1/2, अब ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, वृद्धि हो जा रही थी ना, तो पहले 30 किलोग्राम था, अब 16 की वृद्धि हो गई है, तो 30 और 16 कितना हो गया 46, यही 46 केजी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अध्यापक था उसका वजन जो था वो 46 किलोग्राम था। आई बात समझ में, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आपको समझाने में, है ना। आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो प्यारे दोस्त, तो इसलिए हम तनिक भी ना तो जल्दबाजी करेंगे और ना ही ऐसा कुछ भी पढ़ाएंगे कि जिससे आपको समझ में ना आए। इसलिए हम बहुत प्यार से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, अगर ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे माइनस 239 माइनस 239, इसको फिर बटा भी लगा दिया, 458 गुणे 458 प्लस 239 गुणे 239, फिर कह रहा है प्लस 458 गुणे 239। अब अगर हमें इसे करना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतना बड़ा संख्या का हम गुणा करेंगे फिर घटाएंगे उसके बाद भाग करेंगे तब तो हमारा हो गया। तो आपको एक फार्मूला आप लोगों ने क्लास 8 कक्षा 8 से ही पढ़ा होगा, क्या होता है कि a माइनस बी का जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है
वो कहलाता है a माइनस बी। ठीक है, अब याद तो करना पड़ेगा, उसको आप अगर सॉल्व करने बैठ गए ना तो बैठे ही रह जाओगे, है ना। a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 458, क्या कह रहा है 458। तो 400 अगर हमने 58 को क्या कह दिया, ए कह दिया, और उसके बाद 239 को हमने क्या कह दिया, बी कह दिया। ठीक है, बी कह दिया। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखा है, 458 गुणे 458 गुणे 458। तो 458 को हमने कितना माना है, ए माना है। कितनी बार है 458, 3 बार, तो उसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। उसके बाद उसने माइनस लिखा है बी, बी का क्यूब किया है, मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा किया है, तो बी का हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यूब कर दिया। अब नीचे देखो क्या कह रहा है, 458 गुणे 458 कह रहा है ना, तो 458 को हमने कितना माना है, ए माना है, और 2 बार है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया। अब कह रहा है प्लस, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 239 गुणे 239, 239 को हमने कितना माना है, बी, 2 बार उसका गुणा है, मतलब हमने कर दिया बी स्क्वायर। अब कह रहा है प्लस, प्लस कर दिया ए, मतलब 458 गुणे 239, 458 को आपने माना है ए और उसके बाद बी, है ना, 239 को माना है बी, ये कर दिया। अब आपको देखो कितना आसान सा क्वेश्चन ये बन गया अब आपके सामने। ए माइनस बी का होल क्यूब हमने आपको भी बताया, क्या लिखोगे, ए माइनस बी, उसके बाद क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको भाग करना है किससे, नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया हमारा कट। बचा हमारा क्या, ए माइनस बी, ए का मान कितना है 458 है, बी का मान कितना है 239 है, इसको माइनस करना है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 18 में से 9 गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 आपने माइनस कर दिया, 1 हो गया, और 2 में से 2 को घटा दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 219 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये याद होता तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप ए माइनस बी दोनों संख्या को माइनस कर देते। ठीक है, हमने आपको इसलिए बताया कि हो सकता हो आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, इसलिए हमने इनको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1.4 को दशमलव नहीं है, गुणा है। ठीक है, हाँ इंटू दिया है। कह रहा है कि 1 अपान, हम इसको ऐसे लिखते भी चल रहे हैं, कह रहा है कि 1/1 पॉइंट मतलब इंटू दिया है। ठीक है, 4 इंटू कह रहा है 1/4 इंटू 7, और इंटू फिर क्या किया है, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस, और उसके बाद कह रहा है 1/7 इंटू 11। आप इसको समझते चलिएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, आप ऐसे समझ जाओगे, है ना। देखो यहाँ पे कितना है 10, और ये ऐसे सीरीज कहाँ तक गई है, 1/13 गुणे क्या कर रहा है 16। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है ना। अब अगर इसको आप सॉल्व करने बैठे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। देखो 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस 1/10 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 16। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो बेस्ट तरीका बता रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ भी मत कीजिएगा, बस आप डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस मतलब क्या होगा सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेना। तो अगर यहाँ पे हमने चेक किया 3 आ गया, 7 में से हमने 4 को माइनस किया 3 आ गया, 10 में से हमने इसको माइनस 7 को माइनस किया 3, और 16 में से 13 को माइनस किया, कितना आ गया 3 आ गया। सर डिफरेंस तो हमारा समान है, तो डिफरेंस आपका समान है तो आंसर भी आपका तैयार है। ठीक है, क्या कर लेना, 1 अंतर, मतलब 1 आप क्या लिखोगे, डिफरेंस और पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या माइनस क्या कर दोगे, अंतिम संख्या। ठीक है, लास्ट संख्या, बस आपका आंसर आ जाता है। कैसे, 1 डिफरेंस कितने का है सर,
तीन तीन का है। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 1/1 ही तो है, माइनस करोगे अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 1/16 ही तो बचेगी, 1 बटा कितना 16 ही बचेगी। अब आप इसको क्या करोगे, भिन्न का भाग तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अब ऐसे कर लो, 16 एकम कितना हो जाएगा 16 और 1 एकम कितना हो जाएगा 1। 16 में से 1 आप माइनस करोगे कितना बचेगा 15, और 16 एकम 16, मतलब 1/3 हो गया गुणे 15 बटे कितना हो गया 16, 3 पंजे 15, 5/16 क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए कि डिफरेंस उनका समान है और संख्या ऐसे गुणा और प्लस में दी गई है, तो हमें क्या करना है, 1 अंतर ले लेना है। उसके बाद पहली संख्या और पहली संख्या में से लास्ट संख्या को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई बात इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। एक क्वेश्चन हमने कल बताया था जिसमें एक भाई ने क्या किया था, आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि सर एक क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, है ना। वो कौन सा क्वेश्चन था, वो यही क्वेश्चन था कि हमने कोई वस्तु आपको बेची, आपने किसी और को बेच दी, है ना, उसने किसी और को बेच दी। तो वो वाला क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा कि सर वो थोड़ा सा कम समझ में आया था, है ना, कमेंट किया था। तो हम आज आप उसको क्या करते हैं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे ए है, बी है और सी है। ए ने कुछ परसेंट लाभ पर बी को बेचा, हमने आपको बेच दिया, 10 रुपए हम लाभ लिए, आप किसी और को बेच दिए, आपने 20 रुपया लाभ ले लिया, उसने किसी और को बेच दिया। बस इसी प्रकार से है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो लगा दिए हैं, क्वेश्चन फिर से लाके उसको कह रहा है कि P जो है Q को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा Q जो है या Q R को यह वस्तु 20% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए 2812 रुपया चुकाता है तो P का CP, P का क्रय मूल्य क्या होगा। तीन व्यक्ति है ना, P Q R, ठीक है, दो मेथड हम इसको बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो P है, Q है, R है, क्या है P है और Q है और R है। P ने इस वस्तु को क्या किया है 5%, क्या किया है 5% हानि पर क्या किया है Q को बेच दिया। Q ने इसे क्या किया है 20% हानि पर क्या किया है R को बेच दिया है। R ने इसके लिए कितने रुपए में खरीदा था 2812 रुपए में खरीदा था। तो पूछ रहा है कि P ने इसको कितने में खरीदा रहा होगा। तो अब देखिए हम इसको बता रहे हैं आपको, है ना। हाँ, R इसके लिए इतना रुपए चुकाता है, मतलब R का क्या है ये विक्रय मूल्य है। अब हमने कहा 5% का मतलब आप क्या लिखोगे, 5% का मतलब हमने आपको बताया था कि 5 बटा आप 100 करोगे। अब 5 एकम 5 20, 1 बटा क्या करोगे 20। अब उसने कहा है क्या हो रहा है, हानि हो रही है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। 20 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, तो आप उसे बेचोगे कितना में 19 में ही तो बेचोगे, है ना, यही तो हुआ। अब Q ने क्या किया है 20% हानि पर R को बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपया आपने घाटा सहकर किसी को बेच दिया, तो आप 1 रुपए का नुकसान सहोगे, तो बेचोगे कितने में 4 रुपए में ही तो बेचोगे। अब ये देखो हमने इसका बना दिया रेशियो, ठीक है, इसका हमने बना दिया रेशियो। और जब भी ए बी सी का रेशियो ऐसे पता करना हो तो आप ऐसे डायरेक्ट क्या कर देना, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 19 पचे कितना हो गया 95 हो गया, और 19 चौकम कितना हो गया 76 हो गया। इसी 76 एक इसका मान है, आर का मान दिया है, ठीक है, आर का है ना, आर का एसपी है, इसका विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है 2812 रुपया दिया है। तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे 2812 के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। इसी को हमें कट कर देना है और इसके साथ पूरा कर देना है, ठीक है। 76 से अगर हम इसको डायरेक्ट कट कर रहे हैं 2812 को, तो 76 से अब डायरेक्ट हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 37 बार में क्या हो जाएगा
कट जाएगा, है ना। 7 छंगे 42, हम यूनिट डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 7 छंगे 42, 37 बार में ये कट जाएगा। तो इसके साथ हमें क्या कर देना है, 37 से गुणा कर देना है। तो 37 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 3700 रुपया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल हमने इसको दूसरे मेथड से बताया था, आज आपको इसको रेशियो मेथड से समझा दे रहे हैं। दोनों तरीका आपके पास है, आप जिस भी तरीके से अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हो समझ लेना। आई बात समझ में, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब इसको हम करते हैं इरेज और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों देखिए, तो इसे हम कर दिए इरेज, अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य जो है 2500 रुपया रखा, वह इसे 20% और 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो टेबल का पूछ रहा है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या थी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 2500 रुपया उसका अंकित मूल्य था। आपने कोई वस्तु अगर बेच रहे हो, आपने कोई वस्तु लिया, उसको क्या किया, उस पर 2 बार छूट दे दिया, तो आप उसको कितना में बेचोगे, बस इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, देखो 2500 रुपया का था, इसका भी 2-3 तरीका है, लेकिन आप इसी तरीके से आप समझ जाओ कि 2500 रुपया था, वो क्या कर रहा है, पहली बार 20% का छूट दे रहा है और फिर 10% की छूट दे रहा है ना। इसको लगाने के 4 मेथड हैं, 4 मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ये मेथड अपनाओ, आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। 2500 रुपया की कोई वस्तु थी, उस पर क्या किया है, 20% की छूट दे दिया, तो 20% की छूट दिया मतलब 100% ही होता है ना, तो 100 में से अगर आपने 20% छूट दे दिया तो बेचा कितने में है, कहोगे 80 में बेचेंगे, तो आप कर दोगे 80/100। अब उसके बाद क्या हुआ है, दूसरी बार जो छूट दिया है वो 10% का, तो 100 में से आप 10 हटा दो, तो बेचोगे कितने में, 90 में बेचोगे, तो 90 बटा कर दोगे 100। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 हो गया, है ना। 200 को आप गुणा करोगे 9, 9 दूना कितना हो गया 18, 1800 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको देखने में जो जितना ज्यादा बड़ा अगर मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है, तो यकीन मानिएगा उस क्वेश्चन को हल करने का उतना ही छोटा तरीका लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये रहा उसका एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है उसका 1800 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन है, उनको भी हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है ना, पर घबराना मत और भागना मत, है ना। तो इसलिए अगर आप भागोगे तो आपको ही बाद में दिक्कत होगी, हमें क्या करना है ना, हम आपको बता दे रहे हैं, हम तो बता ही दे रहे हैं। देखो अब एक क्वेश्चन आया मेंसुरेशन का, हमने अभी कुछ देर पहले वीडियो डाला था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि मेंसुरेशन से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मेंसुरेशन में 1-2 क्वेश्चन हम आपको ये बता दे रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा कि बेलन, शंकु और उसके बाद क्या है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया और उसके बाद गोला, है ना। बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गया। हाँ, तुम किस गोला के हो, यही गोला के हो, हाँ इसी गोला के हो, तभी तो यूपीपी का फॉर्म डाले हो। बेलन का जो आयतन होता है, आप नोट कीजिएगा कि बेलन का जो आयतन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2πRH। ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला जो होता है 2πRH। अब उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, देखो बेलन का आयतन क्या हो गया 2πRH। अब ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, सॉरी डियर, है ना, हमसे ही मिस्टेक हो जा रहा था। अभी देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²H, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है तो 2πRH होता है। और बेलन का अगर वो कहेगा कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, है ना, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा तो 2πr
और आर प्लस एच होता है। जो फार्मूला बता रहे हैं वो आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो बिना जब फार्मूले के क्वेश्चन होना ही नहीं है तो हमें तो याद करना ही करना पड़ेगा, है ना। और चांस नहीं ले सकते, है ना, चांस तो बिल्कुल आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनको भी तो दिखाना है जिन्होंने आपसे कहा होगा कभी कि तुमसे ना हो पाएगा, है ना, उनको भी दिखाना है, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इतना आसान सा थोड़ी है कि अगर आप इतना आसानी थोड़ी से यूट्यूब पे पा जाओगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको याद ही करना पड़ेगा। शंख का आयतन अगर निकालना पड़ेगा तो इसी में 1/3 कर देना, पाई आर स्क्वायर एच कर देना, और इसका वक्रपृष्ठ निकालना है। शंख का क्या होता है, पाई आर यल होता है, और शंख का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस यल। ठीक है। अब देखो गोला, तो गोला का हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, रुको बता रहे हैं। हाँ, निकालना नहीं, आयतन निकालना है ना। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, फार्मूला है, फार्मूले में हम क्या बताएंगे आपको। अब इसका जो गोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे, है ना। अगर नहीं याद है तो आप देखते रह जाओगे। गांधी जी के बंदर तीन, ना कुछ देखो ना कुछ सुनो ना कुछ बोलो, तो काहे फार्म में डाल दिए, फार्मों में भी ना डालते। चलो अब देखो, अब हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे आपकी इस पर क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। देखिए कह रहा है कि एक शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4455 मतलब 4455 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है यदि इसका व्यास जो है 105 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, अभी हमने यह लिखा था ना, हाँ वो तिर्यक ऊंचाई ही होती है। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख की बात कर रहा है, तो क्या होता है, पाई आर यल होता है। आपको पता है पाई आर यल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, और इसका मान उसमें कितना दिया है, 4455 दिया है, मतलब 4455 दिया है। पाई का मान कितना होता है, नोट कर लीजिएगा, 22/7 होता है। और आर जो है उसने कितना दिया है, आर का कहा है व्यास, व्यास को उसने 105 दिया है, तो व्यास का आधा होता है हमेशा त्रिज्या। ठीक है, जब मेंसुरेशन का ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताएंगे तो हाँ बता देंगे। जब भी आपको मेंसुरेशन में व्यास दिया होगा तो उसको आधा कर देना, तो आप लिखोगे 105 बटे कितना लिखोगे, 2 इंटू यल, इसका मान जो उसने कितना दिया है 4555। इसी को आपको कर लेना है सॉल्व, आपका आंसर आ गया। तो कैसे करेंगे सर, 11 से कट रहा है ना, तो 11 चौके 44, 0 11 पंजे 55, और 11 दूना कितना हो गया 22, 2 से हमारा क्या हो गया 2 कट गया। अब इसको अगर हम काटना चाह रहे हैं तो कट करो, 15 सत्ते 105 हो गया, है ना। अब इसको आप कट कर दो, देखो 15 दूना कितना हो गया 30, और 10 40 107, 105 हो गया, और 15 सत्ते 105, यल का मान जो हो गया 27 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो फार्मूला याद था, हमने चुटकी बजाते आंसर कर दिया। फार्मूला नहीं याद होता तो हम क्या करते, तो उसके लिए आपको तरीका बताएंगे कि ऑप्शन को पहले आप 11 से क्या कीजिएगा, डिवाइड करके चेक कीजिएगा, है ना। जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन फंस गए तो आप क्या क्या पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बचा है, फार्मूला पे रख के हल करना पड़ेगा, और क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। हम सब क्वेश्चन को लगाते नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर देखते हैं, है ना। लेकिन आप कब लगा पाओगे, जब आपको प्रैक्टिस होगी तब लगा पाओगे। जब हम भी फंसते हैं तो हम भी आप इसका फार्मूले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब इसे इरेज करें, फार्मूला भी आप साथ साथ याद करते रहिएगा और इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो अभी हमने आपको क्या बताया, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हमने आपको बताया कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसने कितना दिया है, 1386 दिया है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ, और हमें निकालना क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब का मान निकालना है। अब या डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आर कह रहा है और आर का मान हमें रेडियस जो है उसकी पता ही नहीं है, तो यहाँ पे अब हमें रखना पड़ेगा 4 पाई का मान हमें पता है 22 बटा कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 13 देखिए करना है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 11 दूना कितना हो गया 22, 11 एकम 11 2 13, 11 दूना 22, 11 छंगे कितना हो गया 66 हो गया। अब 2 से हमने इसको फिर कट कर दिया तो कितना आ गया, 2 छंगे 12 और 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो 63 और इधर 7 भाग में है, इधर आके गुणा कर देगा और बटे 4। अब यहीं पर कुछ लोग फिर करेंगे गलती कि उसको 1 से क्या कर देंगे, वो पहले गुणा कर देंगे। अरे गुणा काहे कर रहे हो, हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो स्क्वायर निकालना है। ये क्या बन रहा है, 9 गुणे 7 बन रहा है, और एक 7 पहले से ही है, बटे क्या है 4। इधर से हमने स्क्वायर को हटाया, इधर ले जाके रूट लगा दिया। तो हम कैसे निकालते हैं, 9 का अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 बार 7 मिला, एक बार 7 ले लो। इस 4 को आपने बाहर किया, कितना आ गया 21, 7 त्रिक 21 बटा कितना हो गया 2 हो गया। ये क्या हो गया, आर का मान आ गया। अब इस पे हम रख सकते हैं, हाँ रख दो। तो अब कैसे लिखेंगे, 4 बटे कितना लिखेंगे 3 गुणे 22 बटा आर, पाई का मान हमें पता है ना 22 बटे 7 इंटू आर। आर के स्थान पर कितना लिखोगे 21 बटा 2, कितना बार लिखना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा। 21 बटा 2, 21 बटा 2 और 21 बटा 2। अब कैलकुलेशन तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। तो 7 त्रिक 21, एक 21 काट दिया, 2 दूना 4 से हमने क्या कर दिया 4 काट दिया, 2 से हमने कट कर दिया 11, 21 के सामने कितना हो गया 441 को हमें करना है गुणा। तो हमने आपको 60 ट्रिक में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को हमें गुणा करना है तो 11 को आप भूल जाओ, बस करना क्या है पहले उस संख्या को लिख लो, कितना 11, एक लिख लिया। अब इस दो संख्या को जोड़ो, 4 एक कितना हो गया 5। अब इस दूसरी संख्या को जोड़ो, 4 4 कितना हो गया 8, और उस संख्या को लिख दो, वही क्या हो गया आंसर हो गया। हमने गुणा भी नहीं किया और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। तो 11 का गुणा करना भी यहाँ पे हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए, तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा प्यारे दोस्त। ओके डियर, बात तो समझ में आ रही है, आ रही है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा। थोड़ी सी भी अगर कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात जो है 1:2 है तथा इनके आधार की परिमिति का अनुपात जो है 3:4 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अगर आपको फार्मूला पता है तब तो आप हीरो हो, नहीं तो बड़ा वाला जीरो हो। हाँ, तो जीरो बनना है, अगर जीरो बनना है तो फॉर्म काहे डाले, आपसे ही सवाल रहेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो आपने फॉर्म क्यों डाला, है ना। आपने फॉर्म काहे डाला, जब आपको कुछ करना ही नहीं है, जो याद करेगा सो पाएगा। जब आपको याद नहीं करना है तो आप फॉर्म ही न डालो। चलो आएगा आएगा। वो ऐसे नहीं, तू कब क्या बोलते हैं उसको, कब आएगा मेरे बंजारे, बंजारे नहीं वर्दी आएगी। देखो कह रहा है कि शंकु का आयतन, हमने क्या बताया आपको कि शंकु का आयतन, हमने आपको क्या बताया था, शंकु, हाँ शंकु ही है, शंकु का आयतन हमने क्या बताया था, फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। और उसने जो क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई का अनुपात, किसका, ऊंचाई का अनुपात, तो हम एक स्मॉल एज ले रहे हैं, एक कैपिटल एज ले रहे हैं। छोटा हाइट जो है 1 रेशियो में है, बड़ा हाइट जो है 2 रेशियो में है। और उनकी परिमिति, परिमित मतलब आप गोले का परिमाप जानते हो क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है
2 पाई आर होता है। तो एक स्मॉल आर लेंगे, एक बड़ा आर लेंगे, 2 पाई कैपिटल आर। उसका अनुपात उसने कितना दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, तो अब देखो प्यारे दोस्त, यहाँ से हम 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे। छोटे आर का मान 3 है, बड़े आर का मान 4 है। छोटे एच का मान 1 है, बड़े एच का मान कितना है, 2 है। अब बड़ा अनुपात बटे छोटा अनुपात हमें निकालना पड़ेगा ना, तो हमने क्या कहा, 4 क्या लिखेंगे, 3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो ये देखो इतना, ये इसमें भी है, इसमें भी ये कट गया। छोटे आर का क्यूब हमें करना है, क्या करना है, पाई आर, किसका निकालना था यार, सम का निकालना है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, अभी गलत हो जाता, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें निकालना है पाई, शंकु है यार, बेलन नहीं है, शंकु है। क्या करते, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यार गलत करा देते हैं ना, तो देखो 1/3 करते पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे नीचे बड़ा वाला, ऊपर छोटा वाला, तो 1/3 से 1/3 कट जाता। स्मॉल आर का मान कितना दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 का स्क्वायर करते 9, इंटू उसके स्थान पर छोटा एच का मान कितना है, 1, बटे करते कैपिटल आर का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो 4 का स्क्वायर करते 16, और कैपिटल एच का मान कितना दिया है, 2। तो इसे आप करोगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो 9:32 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इतने सारे क्वेश्चन हो गए, और आप अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी हुई, नहीं हुई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है प्यारे दोस्त, क्योंकि हमने आप लोगों को इस तरीके से बताया, पूरा एक्सप्लेन भी किया और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने और भी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि सर शेयर कर देंगे, हो सकता हो अगर उनको भी समझ में आए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मेरी एक बात आप नोट करके रखिएगा कि अ नेगेटिव थिंक कैन नॉट लिव अ पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक जो विचार होता है, सोच होता है, वो कभी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता प्यारे दोस्त, है ना। अगर हम किसी का बुरा चाह रहे हैं तो हमारा भी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, और जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और क्या करोगे, हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर